Okay. Anatomy of male urethra. There are four parts of male urethra: the prostatic urethra, membranous urethra, bulbar urethra, and penile urethra. ठीक है, इसमें से जो प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा एंड मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है उसको हम पोस्टीरियर यूरिथ्रा भी कहते हैं मिला के, एंड बल्बार यूरिथ्रा एंड पेनाइल यूरिथ्रा को हम एंटीरियर यूरिथ्रा भी कहते हैं। ठीक है, इनका आपने याद रखना है। प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा कल भी हमने देखी थी, बीपीएच वगैरह में जो जिसके ऊपर जो है वो कंप्रेशन होता है, ब्लॉकेज हो जाती है उसकी। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा जो यूरोजेनिटल डायफ्राम है उसको क्रॉस करती है। डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल और एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो पोडेंडल नर्व्स जिनको जो है इनर्वेट कर रही है उससे जो है सराउंडेड होती है। ठीक है, उससे आगे फिर वो बल्बार बन जाती है। ठीक है, और उससे आगे जब पेनाइल यूरिथ्रा बन जाती है। सही है। इंजरीज टू मेल यूरिथ्रा किस तरह हो सकती है? या तो एंटीरियर यूरिथ्रा को होगी इंजरी, या फिर पोस्टीरियर को। एंटीरियर की कौन कौन सी हमने देखी है? बल्बार यूरिथ्रा और पेनाइल यूरिथ्रा। तो बल्बार यूरिथ्रा का अगर होगा ना, किस तरह हो सकता है, कॉज क्या हो सकती है? किसी भी बीम के ऊपर जो है, लाइक किसी रॉड वगैरह के ऊपर साइकिलिंग करते हुए या कुछ खेलते हुए कोई ट्रॉमा हो जाता है अगर बिटवीन द लेग्स, तो उसकी वजह से जो रप्चर होगी वो बल्बार यूरेथ्रा रप्चर होगी। ठीक है, उसमें एक सिम्टम्स का ट्राइएड होगा। ब्लीडिंग आपको नज़र आएगी एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस पर, ब्रूजिंग होगी पेरिनियल एरिया में जहाँ पे फॉल हुआ है, और यूरिन पास नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बल्बार यूरेथ्रा जो है वो डिसकॉन्टीन्यूअस हो गया वहाँ से, तो यूरिन अब पास नहीं हो सकता। अब यूरिन जो है स्पिल करेगा, लेकिन वो कहाँ कहाँ पे स्पिल करेगा ये डिपेंड करता है कि किस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा को डैमेज हुआ है। अगर बल्बार यूरिथ्रा को डैमेज होगा तो सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, स्क्रोटम, अपर थाई और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल यहाँ तक जाएगा। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है कि कहाँ कहाँ यूरिन स्पिल होकर जाएगा? वो फेशिया जो है उसकी अटैचमेंट है ये सारी। तो एंटीरियर थाई तक फेशिया आ रही होती है, ऊपर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल तक जा रही होती है। ठीक है, स्क्रोटम को कवर कर रही होती है, तो जहाँ जहाँ उसकी अटैचमेंट है वहाँ वहाँ तक बल्बार यूरिथ्रा के रप्चर से जो है वो स्पिलिंग ऑफ यूरिन होगी। ठीक है, पेनाइल यूरिथ्रा को कैसे हो सकता है डैमेज? वो अम, अगर जो है कोई इस तरह की इंजरी हो जाए, क्रश इंजरी हो जाए, ब्लंट ट्रॉमा हो जाए, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, अब उसमें दो तरह से, उसमें फिर एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फेशिया, बक्स फेशिया। अब वो देखेंगे कि बक्स फेशिया जो है वो आ, उसके अंदर ही रहेगा मोस्टली, जो है डीप फेशिया ऑफ बक्स जो है उसके अंदर एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ यूरिन होगी। अगर वो भी डैमेज हो गया तो फिर वो उन्हीं जगह पे जाएगा जहाँ जहाँ पे रप्चर ऑफ बल्बार यूरेथ्रा से जा रहा था। अगर बक्स फेशिया नहीं डैमेज हुआ फिर वहीं तक रहेगा। ठीक है, फेशिया के आपको पता होना चाहिए, स्कार्पा फेशिया होता है, उसकी अटैचमेंट जो है वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और मिड थाई, और ये इस जगह पे होती है, तो इस वजह से एक्स्ट्रावेजेशन ब्लड हो रही है। तो अगर एंटीरियर यूरेथ्रा की इंजरी हुई है तो आपने क्या मैनेज करना है? पहले तो आप यूरिनरी उसका देखेंगे कि वो वॉइडिंग ऑफ यूरिन हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, अगर हो रही है तो इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, आप आराम से उसको कर हो सकते हो। अगर नहीं हो रही तो फिर इमरजेंसी कंडीशन है। ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन हो रही है या फिर स्पिलेज ऑफ यूरिन हो रही है विद इन दी स्पेसिस, यानी सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस, स्क्रोटम, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड थाई। तो फिर आप क्या करोगे? कैथेटराइजेशन कर सकते हो, सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी आप कर सकते हो। ठीक है, सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी करके आप यूरिन को जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में से अगर ड्रेन करना शुरू कर दोगे तो इधर तो नहीं आएगा ना वो। तो ये आप कर सकते हो। और एंटीबायोटिक्स आपने देनी है, ऑब्वियसली इन्फेक्शंस के चांसेस हैं यहाँ पर, एंटीबायोटिक्स आपने स्टार्ट करवानी है। उसके अलावा आपने देखना है कि कौन सा पार्ट ऑफ यूरिथ्रा जो है वो डैमेज हुआ हुआ है। उसके लिए आप सिस्टो यूरिथ्रोग्राम करवाओगे। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सिस्टो यूरिथ्रोग्राम कैसे होता है। और जब आपको पता लग जाएगा कि किस जगह से डैमेज हुआ हुआ है, फिर आप जो है वो रिपेयर करोगे। रिपेयर के लिए आप यूरिथ्रोप्लास्टी कर सकते हो, यूरिथोटमी कर सकते हो, ऑप्टिकल यूरिथोटमी। ये डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं रिपेयर के। ठीक है, और कैथेटराइजेशन अगर नहीं हो रही तो फिर सिस्टोस्कोप के थ्रू
गाइड वायर के ऊपर जो है वो आप फोलिस कैथेटर इंसर्ट कर सकते हो। गाइड वायर में कैसे होता है, जैसे सिस्टोस्कोप आपने डाली ना, उसमें गाइड वायर आपने इंसर्ट कर दिया, अब उस वायर के ऊपर ऊपर आपने जो है वो कैथेटर को चढ़ाना होता है। ठीक है, वो उसको गाइड कर रही होती है, एक वायर होती है, तो वो इजीली जो है वो हो जाती है, कैथेटराइजेशन हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, कभी भी कोई इन्फ्लेमेशन हो, इन्फेक्शन हो, ट्रॉमा हो, तो आपकी जो है वो जब वो हील करेगा तो फाइब्रस टिश्यू बनेगा। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकता वो, लाइक तो वो कंप्रेशन कॉज करेगा यूरेथ्रा पे, उसको स्ट्रिक्चर कहते हैं। तो वो हर जगह कॉज होगा जहाँ कहीं ट्रॉमा हो सकता है। या आइट्रोजेनिक भी अगर आप कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हो तो उसमें भी अगर कोई हल्का फुल्का ट्रॉमा हो जाता है तो वहाँ पे भी जब वो हील करेगा तो फाइब्रस टिश्यू बनेगा, उससे भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस हो सकती है अगर आपने जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स हैं उनको डैमेज कर दिया, और इम्पोर्टेंस हो सकती है अगर आपने कोई स्ट्रक्चर्स को डैमेज किया तो। ठीक है, ये हमारी एंटीरियर थी। पोस्टीरियर अगर डैमेज हो जाती है तो पोस्टीरियर वाली होती किस तरह, कोई बहुत ज़्यादा पेल्विक स्ट्रक्चर्स, पेल्विक ट्रॉमा हो, अगर पेल्विक फ्रैक्चर्स हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो, फिर वो डैमेज होती है। ठीक है, आपने ATLS के थ्रू पहले प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे, वो सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद जो है वो आप देखोगे कि यूरिन जो है वो वाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, वो वाली चीज़ें। और 3 मंथ्स का वेट करते हो, ये इतनी इमरजेंसी नहीं है अगर पोस्टीरियर यूरिथ्रल इंजरीज होती है, 3 मंथ्स वेट करते हो कि इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन जो है वो रिजॉल्व हो जाए, और उसके बाद जो है वो आप रिपेयर करते हो। ठीक है, उससे पहले वही कैथेटराइजेशन आपने करनी है, सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी कर दो, या जो कैथेटराइजेशन होती है उसमें। यूरिन कहाँ पे स्पिल होगा, रेट्रोप्यूबिक स्पेस में। ठीक है, और अगर प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा हो जाती है तो उसकी इंजरीज रेयर है, क्योंकि प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा होती है सराउंडेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, तो वो कम ही डैमेज होती है, बाकी ज़्यादा डैमेज होती है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स टॉपिक आपका है, वह इसमें जो है डायग्नोसिस कैसे होगा, एक यंग पेशेंट होगा विद पुअर स्ट्रीम, और जब आप उसकी यूरोडायनेमिक स्टडी करवाओगे तो रेजिडुअल वॉल्यूम होगा उसके, इंक्रीज्ड होगा उसके ब्लैडर में। ठीक है, उसके अलावा जो उसका फ्लो रेट था वो भी लो होगा। मैंने आपको यूरोडायनेमिक स्टडीज़ की वो बताए थे, उसमें क्या क्या करवाना होता है, आपने रेजिडुअल वॉल्यूम कराना होता है, फ्लो रेट करवाना होता है, और प्रेशर ड्यूरिंग द वॉइडिंग एंड फिलिंग फेज चेक करना होता है आपने। तो टाइप्स की हो सकती हैं, कंजेनिटल हो सकता है, बचपन से हो उसको, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से, आइट्रोजेनिक हो सकता है, आपने कोई भी सिस्टोस्कोपी, यूरिटेरोस्कोपी, वट कुछ भी किया आपने, या अगर आपने फोलिस कैथेटराइजेशन भी की है और उसमें भी डैमेज कर दिया है, अनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स थे, तो उसमें भी हो जाएगा। पोस्ट ऑप प्रोस्टेक्टमी करते हुए ट्रांस यूरिथ्रल रिजेक्शन ऑफ वो था, ब्लैडर ट्यूमर था, या TURP था, टी, ये जो थे इसमें भी आप जब यूरिथ्रा से पास कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट्स तो उसमें भी डैमेज हो सकता है। बाकी एम्पुटेशन ऑफ पेनिस ये अगर है इसमें। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है आपको अभी बताया, जब भी डैमेज होगा उसको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज होगी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बाद हीलिंग होगी, तो वो जो हीलिंग होगी उसमें फाइब्रस टिश्यू बनेगा, तो वो फाइब्रस टिश्यू जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉज करेगा। अगर पिनाइल यूरिथ्रा में है, या जो भी एंटीरियर यूरिथ्रा में है, तो आपको पॉल्पेबल भी हो सकता है एज हार्डनेस, स्ट्रक्चर पॉल्पेबल हो सकता है। डायग्नोसिस आपने कैसे करना है, यूरिथ्रोस्कोपी करनी है। ठीक है, और वही यूरिथ्रोग्राम करना है, उससे आपको डाई डाल के जब देखोगे, इमेजिंग करोगे तो पता लग जाएगा कहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं, वही जो ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की या यूरिन ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की सिम्टम्स,
कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ऑलमोस्ट वही कॉम्प्लिकेशंस होंगी। जब भी ड्रेन नहीं हो रहा, ब्लैडर में बढ़ जाएगा यूरिन, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम, रिटेंशन ऑफ यूरिन, उसमें स्टोन्स बनने के चांसेस, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर काफ़ी अरसे तक अनट्रीटेड रहेगा तो बाईलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस की कॉज भी थी ये, तो वो हो सकता है। ठीक है, और एक्सेसिव स्ट्रेनिंग से क्या होगा, हेमोरॉइड्स हो जाएंगे, हर्निया हो सकते हैं, रेक्टल प्रोलैप्स हो सकते हैं। जब यूरिन जो है नॉर्मल प्रेशर एग्जर्ट करने से वॉइड नहीं हो रहा होगा तो पेशेंट क्या करेगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाएगा अपना। तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब भी पेशेंट बढ़ाता है तो उसमें हर्निया होने के चांसेस तो इंक्रीज़ हो जाते हैं, वो अभी हम देखेंगे, और रेक्टल प्रोलैप्स एंड हेमराइड्स के चांसेस भी इंक्रीज़ हैं। ठीक है, उसके अलावा यूरिथ्रल फिस्टूला बन सकता है। इसमें जो है स्किन के साथ कम्युनिकेशन बन सकती है डायरेक्टली, तो वो हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, अब ऑब्वियसली डायलेटेशन करेंगे, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जिस जगह पे कंस्ट्रिक्शन हुई है जब आप उसको डायलेट करोगे, बेसिकली आप डायलेशन में भी क्या कर रहे हो, अम, एक तरह से ट्रॉमा ही कॉज करवा रहे हो। ठीक है, तो जब आप उसको डायलेट कर दोगे थोड़ी देर से वो ठीक रहेगा, और फिर अगेन इन्फ्लेमेशन, अगेन जो है उधर हीलिंग होगी, अगेन फाइब्रस टिश्यू बनेगा, तो वो थोड़ी देर से बाद दोबारा स्ट्रक्चर बन जाएगा उधर। तो वंस अ स्ट्रक्चर ऑलवेज अ स्ट्रक्चर। ठीक है, बहरहाल डायलिटेशन के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, गन इलास्टिक बोगी, मेटालिक यूरिथ्रल साउंड, सेल्फ डायलिटेशन बाय नेल्टन्स कैथीटर, ऑप्टिकल इंटरनल यूरिथॉटमी कर सकते हैं, उसमें 12 o'clock पोजीशन पे यूरिथॉटमी एक कट लगा देंगे कोल्ड नाइफ से। ठीक है, कोल्ड नाइफ और हॉट नाइफ में क्या फ़र्क होता है, एक हीट प्रोड्यूसिंग होता है, एक जो है ना वो कोल्ड नाइफ जो होता है या तो वो कम टेम्परेचर पे होता है, या रेडियो एक्टिव एब्लेशन या इस तरह की कोई चीज़ वो यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो वो उसके थ्रू जो है वो आप कर दोगे, बाद में फुल स्केचराइजेशन कर दोगे, थोड़े दिन दोगे उसको हील करने के लिए, या फिर यूरिथ्रोप्लास्टी कर सकते हैं। यूरिथ्रोप्लास्टी में क्या होगा, प्लास्टी जहाँ पे भी आता है अक्सर वहाँ पे कोई ना कोई रिपेयर प्रोसीजर में कोई ग्राफ्ट या फ्लैप या इस तरह का कुछ आप कर रहे होते हो, तो इसमें आप जो है वो बक्कल म्यूकोजा लेके उसका एक ग्राफ्ट बना के उस एरिया को जो है वो रिपेयर करोगे। तो ब्राकस 2 स्टेज यूरिथ्रोप्लास्टी एक नाम है, ये आपने याद करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिमोसिस आपका पता ही है, इसमें जो प्रप्यूस होती है ओवर द ग्लांस पीनस, उसको जो है ना वो इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट वो आगे आ जाती है, तो ये भी एक ब्लैडर आउटलेट सॉरी यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स देता है अगर काफ़ी अरसे तक रहे। तो ये यूजली सर्कमसीजन जिनकी हुई भी होती है उनमें नहीं होता, और इसका ट्रीटमेंट भी यही है कि अगर नहीं हुई भी सर्कमसीजन तो आपने सर्कमसीजन कर देनी है। बाकी कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट है, यहाँ पे यूजली कौन सा कार्सिनोमा होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है वो कॉमन है, और सर्कमसीजन जो है वो इससे इम्यूनिटी देती है। ठीक है, बाकी सर्कमसीजन में आपने उनकी टेक्निक्स ऑफ सर्कमसीजन करनी है। ठीक है, नेम्स ही करने हैं सिर्फ, टेक्निक्स। अच्छा, किस किस चीज़ से इम्यूनिटी देता है, फिमोसिस अभी हमने पढ़ा है, कार्सिनोमा पढ़ा है, उसके अलावा एक कंडीशन होती है पैराफिमोसिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ द रीजन ब्लैनोपोस्टाइटिस, ये जो है, और रिकरेंट यूटीआईज, इन सब से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इसके एडवांटेजेस हैं। टेक्निक्स क्या है, पहले तो बोन कटर टेक्निक यूज़ होती थी या स्लीव रिजेक्शन मेथड यूज़ होता था। अब बच्चों में शायद आपने देखा भी अगर घर में कोई प्लेटिस बेल टेक्निक यूज़ होती है, उसमें प्लेटिस बेल जो है वो टाई कर देते हैं एक तरह से, वो जो है ना सर्कुलेशन ख़त्म हो जाती है, जो स्किन होती है फोर स्किन, उसकी वजह से वो खुद ही जो है वो खत्म वो हो जाती है, डेड हो जाती है स्किन, नेक्रोसिस हो जाता है उसका। तो बहरहाल ये आपने नेम याद करने हैं, स्लीव रिजेक्शन मेथड, प्लेटिस्पेल टेक्निक, बोन कटर मेथड। बोन कटर तो अब बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। ठीक है, इंजरी कर देता है ये स्ट्रक्चर्स की, तो इस वजह से प्लेटिस्पेल अब यूज़ होता है, और वैसे डायसेक्शन स्लीव रिजेक्शन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिप्टोकार्टिज्म और अनडिसेंडेड टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस कब तक जो है वो हम नॉर्मली जो है वो एट बर्थ पे काफ़ी सारे बच्चों में जो है वो
डिसेंड नहीं हुआ होता इनका। ठीक है, तो फर्स्ट 3 मंथ ऑफ लाइफ में होता है, तब तक हम देखेंगे। अ, अगर नहीं तब तक हुआ, फिर हम उसको कहेंगे कि अनडिसेंडेड टेस्टीज। उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। एब्सेंट टेस्टीज हो सकते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस ही नहीं हुई। रिट्रैक्टाइल हो सकते हैं। रिट्रैक्टाइल जो है वो ट्रूली जो है वो अनडिसेंडेड टेस्टीज नहीं होते। इसमें स्क्रोटम में ही होते हैं वो, जब थाई को जो है ना वो फ्लेक्स करता है या अ, तो उसमें उस कंडीशन में जो है वो सिर्फ रिट्रैक्ट हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको भी अनडिसेंडेड नहीं कहते। उसके अलावा इनकम्प्लीटली डिसेंडेड हो सकते हैं। ये है कि इनकम्प्लीटली डिसेंडेड और एक्टॉपिक में क्या फ़र्क है। अनडिसेंडेड तब हम उसको कहेंगे जब वो अ, जो पाथ है ना जहाँ से उन्होंने डिसेंड होना है उसके दरमियान ही हो। ठीक है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच से, मतलब पाथ ऑफ डिसेंट में हो। और अगर पाथ ऑफ डिसेंट पे ना हो, कहीं और हो, सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच में, पेरिनियम में, रूट ऑफ पेनिस फेमोरल ट्रायंगल, ये जो है रॉन्ग ट्रैक्ट हो जाएगा ना, उससे जो है वो डेविएट करेंगे, तो उसको जो है वो हम एक्टॉपिक कहेंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि ख़ास इसके क्लिनिकल फीचर्स नहीं है, बहरहाल इसमें रिस्क इंक्रीज़ हो जाएगा, टेस्टिकुलर कैंसर का रिस्क इंक्रीज़ है। ठीक है, उसके अलावा एट्रॉफी अगर उनकी हो जाएगी, हाई टेम्परेचर होगा क्योंकि बॉडी में लो टेम्परेचर पे होना चाहिए उनको, तो उसकी वजह से एट्रॉफी हो जाएगी। तो एट्रॉफी होने का चांस है और टेस्टिकुलर कार्सिनोमा होने का चांस है, इसकी वजह से आपने उनको डिसेंड करवाना है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है। हर्निया हो सकता है, टॉर्शन हो सकती है, ट्रॉमा के चांसेस इंक्रीज हैं। ये वाली सारी चीज़ें आपने हैज़र्ड्स ऑफ अनडिसाइडेड टेस्टीज हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है। लेप्रोस्कोपी, लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हो आप। अल्ट्रासोनोग्राफी एंड लेप्रोस्कोपी जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशंस हैं, उनसे आपको पता लगेगा एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उनकी। ठीक है, और ऑर्किडोपेक्सी इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। इसमें क्या करते हैं, जिस भी लोकेशन पे होगा ना, उस मतलब इंग्वाइनल इंसिजन देंगे, उस लोकेशन आपको पहले से पता है इन्वेस्टिगेशन से कि किस लोकेशन पर है, वहाँ से उसको उठा के आप जो है वो स्क्रोटम में ला के जो स्किन है और डॉटस फेशिया है उसके दरमियान जो है वो उनको स्टिच कर दोगे। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसीजर है ऑर्किडोपेक्सी। और टाइम पीरियड क्या है, ये आपने विद इन 1 ईयर करना है, तो ज़्यादा बेटर है। और अगर बाईलैटरल अनडिसेंडेड टेस्टीज हैं तो फिर दोनों तरफ के लिए आपको अलग अलग प्रोसीजर करना पड़ेगा, 1 एट अ टाइम। ठीक है, टॉर्शन ऑफ टेस्टिस, ये इम्पोर्टेंट है दो, टॉर्शन और एपिडिडमोऑर्गाइटिस, ये दोनों केस जो है एक्यूट स्क्रोटम के डीडी हैं। ठीक है, तो इनको डिफरेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एपिडिडमोऑर्गाइटिस तो ट्रीट हो जाएगा एंटीबायोटिक्स वगैरह से, रेस्ट से, लेकिन टॉर्शन ऑफ टेस्टिस में क्या है, ब्लड सप्लाई इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से कुछ टाइम के बाद उसका डेथ होना शुरू हो जाएगी टिश्यू की। ठीक है, ट्विस्टिंग ऑफ टेस्टिस ऑन द स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्ट्रेंगुलेशन ऑफ ब्लड सप्लाई होगी टेस्टिकुलर आर्टरी की, कॉमन है टीनेजर्स में। हो सकता है कोई ऐसा फैक्टर हो जिसकी वजह से हो रहा हो, वेट लिफ्टिंग, हैवी वेट वगैरह उठाना, और हो सकता है कि बिल्कुल कुछ भी ऐसा ना हो, सोते हुए ही हो जाए, मतलब लेटे हुए कोई काम ना कर रहा हो तब भी हो जाए। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं क्लैपर बेल डिफॉर्मिटी। क्लैपर बेल डिफॉर्मिटी क्या होती है, जो एक वो बेल होती है जो चर्चेस वगैरह की, उस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है इसमें। ट्यूनिका वेजिनलिस यूजुअली जो है वो 3 साइड्स ऑफ टेस्टिस को कवर कर रही होती है, लेकिन अगर वो 4 साइड्स को कवर कर रही हो तो उसके अंदर जो है वो फ्रीली मोबाइल हो जाता है ये, तो उसकी वजह से जो है ट्विस्टिंग होने के चांसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं इसके। ठीक है, तो ये एक डिफॉर्मिटी है, अगर ये हो तो इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ टेस्टिकुलर टॉर्शन होता है। और दूसरा इसमें आपने दूसरी चीज़ क्या है, एपिडिडमिस अगर बॉडी ऑफ टेस्टिस से
अटैच हुई भी है और लॉन्ग, उसकी अटैचमेंट जो है वो लॉन्ग है, तो तब भी जो है वो चांसेस हैं कि वो ट्विस्ट कर जाएगी अपॉन इट सेल्फ। ठीक है, अगर एक साइड पे हो सकता है तो दो दूसरी साइड पे भी हो सकता है, इसलिए जब आप इसका ट्रीटमेंट करोगे तो आप दोनों साइड्स को ही स्टिच करोगे। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? यूजुअली टीनेजर होगा, सडन ऑनसेट ऑफ सिवियर पेन होगा। ठीक है, कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि वो हों। और खैर, सडन ऑनसेट ऑफ पेन हो गया, नोजिया वॉमिटिंग होगी, टेस्टिस आर टेंडर, और ये आपको पता लग जाएगा। अच्छा, इसको एपिडिडमा और काइटिस से आपने डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे करोगे इनको? जब आप एलिवेट करेंगे ना, तो पेन जो है वो एपिडिडमा और काइटिस में रिलीव होगा। दूसरा, एपिडिडमा और काइटिस थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू टेस्टिकुलर टॉर्जन थोड़ा सा ओल्ड एज में होगा। 10 to 15 ईयर्स में ये है, वो 20 to 30 ईयर्स तक होगा। दूसरा एलिवेशन हो गया। उसके अलावा एपिडिडमा और काइटिस में उस थोड़ी सी उसकी लंबी हिस्ट्री होगी, और डिसयूरिया वगैरह और यूटीआई से रिलेटेड उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। डायग्नोसिस क्या करना है आपने? क्लिनिकल डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड आप करके, डॉपलर पे आपको पता है कि फ़्लो ऑफ ब्लड सप्लाई जो है वो आप देख सकते हो, तो उससे आपको पता लग जाएगा। 6 आवर्स में आपने ओपन करना है, 6 आवर्स गुजर गए तो वर्टिलिटी लॉस हो जाएगी। अच्छा, जब आपने ओपन करना है तो आपने क्या चेक करना है? पहले जो है वो ऑक्सीजन देनी है। ऑक्सीजन दे के उसका कलर वगैरह चेंज होता है तो आपको पता लग जाएगा कि आप जो है उसकी ट्विस्टिंग जो है वो डी ट्विस्ट करोगे उसको, और फिर चेक करोगे ऑक्सीजन दे के। अगर उसका कलर चेंज हो जाता है तो सॉल्वेजेबल है वो। अगर नहीं होता, वो ब्लैक हो गए हैं या उस तरह आपको लग रहा है गैंग्रीन होना स्टार्ट हो गया इसमें, फिर आप ऑर्किडेक्टमी करोगे, जिसकी आपने पहले से इन्फॉर्म कॉन्सेंट ली हुई थी पेशेंट से कि हम ओपन करके देखेंगे, अगर वायबल हुआ तो हम सेव करेंगे, अदरवाइज ऑर्किडेक्टमी कर देंगे। ठीक है, तो आपने ऑर्किडेक्टमी कर देनी है। तो प्रोसीजर क्या है? बेसिकली आपने अनट्विस्ट करना है उसको, और 3 साइड्स पे जो है वो नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर से उसको कर दे। वैसे भी 3 साइड से ही हुआ हुआ था, ट्यूनिका वेजिनलिस ने भी 3 साइड से कवर किया हुआ था। ठीक है, खैर बहरहाल नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर से आपने 3 प्लेसेस पे उसको जो है वो स्टिच कर देना है। और दूसरी, दोनों को करना है। वेरिकोसील डायलिटेशन ऑफ वीनस पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस जो होता है वो वेरिकोसील होता है। लेफ्ट साइड पे कॉमन है क्योंकि लेफ्ट वाली ड्रेन हो रही है इनटू द लेफ्ट रीनल वेन। राइट साइड पे अनकॉमन है क्योंकि दैट इज ड्रेनिंग इन द इंफीरियर वीना केवा। तो प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं? कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम हो सकता है, एब्सेंस ऑफ वीनस वॉल्व्स हो सकता है जिसकी वजह से हो रहा है। बाकी इसमें वर्म लाइक उसकी वो होगी, कंसिस्टेंसी कह लो, पता ही है ये। और कोई कार्सिनोमा अगर हो जाता है, रीनल सेल कार्सिनोमा या कोई और कार्सिनोमा जो लेफ्ट रीनल वेन को इन्वॉल्व करेगा, तो अगर लेफ्ट रीनल वेन ब्लॉक होगी तो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन भी ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से डायलेटेशन ऑफ टेस्टिकुलर वेन्स होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या है? उसको आपने बंद कर, अच्छा यूजुअली ये सिम्टोमेटिक होता है, सिर्फ जो है वो साइट आपको नज़र ही आ रहा होता है। तो अगर सिम्टम्स ये कॉज करना शुरू हो जाए फिर आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट करना है। सिम्टम क्या कॉज कर सकता है ये? कोई पेन वगैरह कॉज कर सकता है, ठीक है, स्क्रोटम पे। और बस यही, इसकी कोई ख़ास और नहीं है। तो आपने करना क्या है? हाई लाइगेशन, लाइगेट कर देना आपने, मतलब आपने जो है उसको बंद करना है वेन वेन को। उसके आप लाइगेशन कर सकते हो या एम्बोलाइजेशन कर सकते हो। लाइगेशन, एम्बोलाइजेशन इज़ द जो प्रोसीजर ऑफ चॉइस है, लेकिन लाइगेशन भी कर सकते हो। लाइगेशन की 2 टाइप्स हैं, हाई लाइगेशन एंड लो लाइगेशन। जितना हाई आप करोगे उतने चांसेस हैं कि रिकरेंस नहीं होगी, जितना आप लो करोगे उतने चांसेस हैं कि रिकर करेगा। लो में क्यों रिकरेंस के चांसेस हैं? बिकॉज एट द लोअर लेवल देर आर मल्टीपल वेन्स जो अभी इकट्ठे होके जो है वो एक टेस्टिकुलर वेन बनाएगी। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी कोई ना कोई जो है वो मिस हो जाए लाइगेशन में, इसलिए। बट
जो इसने चॉइस लिखा हुआ है, टेस्टिकुलर वेन की एम्बोलाइजेशन अंडर रेडियोलॉजिकल गाइडेंस, दैट इज़ द प्रोसीजर ऑफ चॉइस। और रिस्क क्या है इसमें? टेस्टिकुलर एट्रोफी, इनफर्टिलिटी, इस चीज़ के जो है वो रिस्क होते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोसील। एक्सेसिव फ्लूइड इन द ट्यूनिका वेजिनलिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोसील। ठीक है, तो वो किसी भी वजह से हो सकता है। कोई डिफेक्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द हाइड्रो, इसके जो सैक है, तब भी हो सकता है। इंक्रीज प्रोडक्शन है फ्लूइड की, तब भी हो सकता है। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो प्राइमरी हाइड्रोसील, अगर अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो सेकेंडरी हाइड्रोसील। सेकेंडरी हाइड्रोसील के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? कोई इन्फेक्शन हो सकता है, टीबी, एपिडिडमा ऑर्काइटिस, और कई कई मेलिग्नेंसी हो सकती है। तो वो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड जो है वो उसमें हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी हाइड्रोसील किस किस वजह से हो सकती है? आपकी कंजेनिटल हाइड्रोसील है, ये तो आपको पता ही है कि टेस्टिस जहाँ से डिसेंड करके आए हैं एब्डोमेन के अंदर से स्क्रोटम तक। ठीक है, तो उनके साथ साथ जो है वो प्रोसेस वेजिनैलिस आया है जिसने बाद में ऑब्लिटरेट हो जाना। तो अगर वो कम्युनिकेशन ख़त्म नहीं होती है तो देर इज़ अ, मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन पेरिटोनियल कैविटी एंड स्क्रोटम थ्रू द प्रोसेस वेजिनैलिस। ठीक है, तो प्रोसेस वेजिनैलिस अगर ख़त्म नहीं होता तो हम उसको कहेंगे पूरा का पूरा, अगर कम्युनिकेशन है तो कंजेनिटल हाइड्रोसील कहेंगे उसे। बाकी इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया भी होगा उसमें, क्योंकि कंटेंट्स जो हैं पेरिटोनियम, इंट्रापेरिटोनियल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे स्क्रोटम के अंदर आ सकते हैं। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा। इन्फेंटाइल हाइड्रोसील हो सकती है, उसमें क्या होगा? जो प्रोक्सिमल पार्ट है ना कम्युनिकेशन का, वो ऑब्लिटेट हो जाएगा। डिस्टल जो पार्ट है वो पेटेंट रहेगा। तो उस डिस्टेंट पार्ट में जो है वो फ्लूइड जो अकोमोलेशन हो सकती है उसकी। ठीक है, और रिड्यूसेबल नहीं होगा ये जो फ्लूइड अकोमोलेशन होगी। अगर हम इसको हर्निया से करें तो हर्निया डिफरेंशिएट उसी से करना होगा आपने। तो वो हर्निया से डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है? उसकी अपर लिमिट हर्निया की नहीं होगी, इसकी अपर लिमिट होगी, वो रिड्यूसेबल होगा, ये रिड्यूसेबल नहीं होगा। ठीक है, बाकी क्योंकि फ्लूइड है इसके अंदर तो ट्रांस इल्यूमिनेशन एंड फ्लक्चुएशन भी पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट इज इंसिस्टेड हाइड्रोसील। इंसिस्टेड हाइड्रोसील में क्या होगा कि प्रॉक्सिमल पार्ट भी ऑब्लिटेट हो गया और डिस्टल भी ऑब्लिटेट हो गया, बीच में थोड़ा सा जो है वो पेटेंट पार्ट रह गया। तो वो जो पार्ट होगा उसके अंदर अकोमोलेशन हो जाएगी फ्लूइड की। और वेजिनल हाइड्रोसील में क्या होता है? अराउंड द जो टेस्टीज हैं वो ऑब्लिटेट नहीं हुआ, तो इसमें एग्जामिनेशन पे आपको कैसे लगेगा? बरीड टेस्टीज होंगे, लाइक आप पॉल्पेट नहीं कर पाओगे उनको क्योंकि उनके अराउंड जो है वो फ्लूइड आया हुआ है। ठीक है, बाकी अपर लिमिट जो है वो इसकी रीचेबल होगी, क्योंकि ये यहीं पे पड़ा हुआ है ना, मतलब कोई अब पेरिटोनियम के अंदर से नहीं, उसके एब्डोमेन के अंदर से नहीं आ रहा, जो इसकी अपर लिमिट जो है वो एब्डोमेन के अंदर है, हमारे लिए रीचेबल ना हो। तो ये बेसिकली क्लिनिकल पॉइंट्स हैं जिससे आपने डिफरेंशिएट करना होता है कि ये हाइड्रोसील है, हर्निया है, कौन सा हर्निया है, और या कोई और ग्रोथ वगैरह कुछ भी है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? पेनलेस स्क्रोटल स्वेलिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ट्रांस इल्यूमिनेंट होगी क्योंकि फ्लूइड है, फ्लक्चुएंट होगी क्योंकि फ्लूइड है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? ट्रांसफॉर्मेशन इनटू हिमेटोसील। हिमेटोसील में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अच्छा, इसका ना एक्यूट स्क्रोटम का डीडी आया हुआ था आपका, तो उसमें तीन चार चीज़ें हैं। ये ट्रॉमेटिक हिमेटोसील है, टेस्टिकुलर रप्चर, एपिडिडमा ऑर्काइटिस एंड टेस्टिकुलर टॉर्शन, ये डीडी बनेगा उसका। ट्रीटमेंट, हर्नियोटमी करनी है आपने कंजेनिटल हाइड्रोसील की, सिंपल। जो कम्युनिकेशन बना हुआ है कंजेनिटल में क्या था? देर इज़ पेटेंट प्रोसेस वेजिनैलिस, पेरिटोनियम और सैक का डायरेक्ट कम्युनिकेशन था, तो उसको बंद कर देना हर्नियोटमी करके। इंसिस्टेड हाइड्रोसील को आपने एक्सरसाइज कर देना होता है। जो इंसिस्ट बनी हुई है, प्रॉक्सिमल भी ऑब्लिटेटेड है, डिस्टल भी ऑब्लिटेटेड है, तो वो आपने रिमूव कर देना।
जेबोलिस रिपेयर में क्या करना है आपने? ओपन करना है, ट्यूनिका वेजिनालिस को निकालना है विद स्क्रोटम, और फ्लूइड को ड्रेन करना है और स्टिच कर देना है ट्यूनिका वेजिनालिस को। ठीक है, उससे क्या होगा, जो आपने उसको कट किया है उसमें जो है वो हो जाएगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बन जाएगा लिम्फेटिक्स और उसके दरमियान, तो ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड होना शुरू हो जाएगी। एक्सक्यूज मी। अच्छा, किस किस की हमने पढ़ ली? कंजेनिटल हाइड्रोसील की एंड इंसिस्टेड हाइड्रोसील की हो गई। अगर वेजिनल हाइड्रोसील है उसका पता लग गया आपको, और अगर थिक सैक है तो फिर आप जो है वो हाइड्रोसील पूरा जो है उसको सैक को एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, जो ट्यूनिका वेजिनलिस का बना हुआ है इन वेजिनल हाइड्रोसील है ना, अगर तो पूरा सैक आप निकाल दो उसको। बाकी एस्पायरेशन अगर आप करते हो, नीडल एस्पायरेशन जैसे बाकी फ्लूइड्स की डिफरेंट जगह पे करते हैं, तो रीअकोमुलेट हो जाएगा फ्लूइड, उसके पास ड्रेन होने के लिए तो कोई जगह है नहीं, इसलिए। लेयर्स ऑफ स्क्रोटम जो है ये आता है आपका स्क्रोटल स्किन, डॉर्टस मसल। जब हम उसमें वो करते हैं ना, ऑर्किडोपेक्सी करेंगे, तो हम ट्यूनिका वेजिनलिस के अंदर नहीं डालते इसको, टेस्टिस को, अनडिसेंटेड को हम डॉर्टस मसल और स्किन के दरमियान डालते हैं। नहीं सॉरी, डॉर्टस मसल और मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया इनके दरमियान डालते हैं, सब डॉर्टस पाउच। तो अच्छा खैर, स्किन आएगी, डॉर्टस मसल आएगा, सुपरफिशियल फेशिया की मेम्ब्रेनस लेयर आएगी, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमेस्टेरिक फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, आउटर लेयर ऑफ ट्यूनिका, ये आपने याद करनी है। ये सारी वो लेयर्स हैं जो टेस्टिस ने जब डिसेंड किया ना, उसके साथ साथ जो डोमिनल वॉल की जो है कंटेंट थे, लाइक मसल वगैरह थे, उनकी फेशिया जो है वो उसके साथ साथ जो है वो चलती हुई आई है, तो वही यहाँ पे कंटिन्यू है। ठीक है, एप हेमाटोसील, हाँ, डायग्नोसिस इज वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज हाइड्रो हेमाटोसील, ट्रॉमेटिक हेमाटोसील, एपिडिडमा ऑर्काइटिस, टेस्टिकुलर रप्चर एंड टेस्टिकुलर टॉर्शन। ठीक है, रिपीट हो गया। अच्छा, हेमाटोसील क्या होती है? हाइड्रोसील में फ्लूइड था सीरस, हेमाटोसील में ब्लड जो है वो अकोमोलेट होगा उसके दरमियान। क्यों हो सकता है? कोई स्पॉन्टेनियस रप्चर हो सकता है वेसल्स का, या फिर ट्रॉमा की वजह से जो है वो रप्चर होगा वेसल्स का, उसमें हो सकती है। ठीक है, तो इसमें रिस्क क्या है? जो ब्लड होगा वो वहाँ पे क्लॉट कर जाएगा, क्लॉट होने की वजह से एक थिक सैक बना देगा, जिसकी वजह से एट्रोफी ऑफ टेस्टिस हो सकती है। एट्रोफी के बाद अब आर्किटेक्टमी आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप इसको जल्दी जल्दी ठीक करते हो। ड्रेन करना है आपने, हेमाटोसील को ड्रेन करना है। एपिडिडमा ऑर्काइटिस, सडन ऑनसेट ऑफ पेन होगा। ठीक है, टेंडर होंगे, स्क्रोटम जो होगा वो टेंडर होगा, स्वॉलन होगा, जिस तरह टॉर्जन में था। जब आप उसको एलिवेट करोगे तो एपिडिडमा ऑर्काइटिस में सिम्टम्स कम हो जाएंगे, टेस्टिकुलर टॉर्जन में सेम रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे कोई डिस्यूरिया वगैरह सिम्टम्स ऑफ यूटीआई प्रेजेंट नहीं थे, एपिडिडमा ऑर्काइटिस में वो प्रेजेंट होंगे, हो सकता है कोई हिस्ट्री भी हो यूटीआई की। तो उसका ट्रीटमेंट क्या था? आपने ओपन करना था विद इन 6 आवर्स, अदरवाइज उसकी वायबिलिटी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसमें जो है आपने जस्ट स्क्रोटल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, एनाल्जेसिया देना है, बेड रेस्ट देना है, एंटीबायोटिक्स की डोज देनी है 14 डेज तक, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। इन केस के स्क्रोटल एब्सेस बनी हुई है, फिर आप जब उसको ड्रेन करोगे, अदरवाइज की मेडिकल मैनेजमेंट है मेनली, कोई भी सर्जिकल मैनेजमेंट इसकी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। यू ऑलरेडी नो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सेमिनोमाज हैं एंड नॉन सेमिनोमाज हैं। पहले हम उसको वैसे थोड़ा सा देख लेते हैं, सेमिनोमाज और नॉन सेमिनोमाज में क्या डिफरेंसेस हैं। सेमिनोमा यूजली जो है वो स्प्रेड उसका जो है वो कम होता है, नॉन सेमिनोमा जो है उनका ज़्यादा होता है। सेमिनोमा रेडियो सेंसिटिव है, नॉन सेमिनोमा में जितने भी हैं नॉन सेमिनोमेटस, उनमें रेडियोथेरेपी जो है वो इतनी यूज़फुल नहीं होती। ठीक है, खैर क्लासिफिकेशन कैसे है? सेमिनोमा
जिसमें स्पर्मेटोसिटिक, क्लासिकल, एनाप्लास्टिक, उसी टाइप्स हैं कुछ, और नॉन सेमिनोइड में सारे आ जाएंगे, जर्म सेल ट्यूमर अदर देन दी सेमिनोमा, टेराटोमा, यॉर्क सेक ट्यूमर, कोरियोकार्सिनोमा एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे जर्म सेल ट्यूमर थे। सेकंड टाइप है सेक्स कॉर्ड ट्यूमर, गोनेडल स्ट्रोमा जो है उसके ट्यूमर्स हैं, लिडिक सेल, सर्टोलाइ सेल, नेम्स ही करने हैं आपने इनके। नॉन स्पेसिफिक कौन से हो सकते हैं? एपिथेलियल, ओवेरियन एपिथेलियल ट्यूमर्स, ठीक है, ट्यूमर्स ऑफ नॉन स्पेसिफिक स्ट्रोमा, ट्यूमर ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स एंड एडिटेसिस, इनकी आपने क्लासिफिकेशन जो है वो उसकी नेम या उसके रखने हैं। ठीक है, सेमिनोमा यूजली जो है वो 30 to 40 मिडिल एज मैन को वो करता है, इफेक्ट करता है। टेराटोमा यंग मैन को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, बच्चों को कौन सा करता है? यॉर्क सेक ट्यूमर्स बच्चों में करते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, यॉर्क सैक बच्चों में है, सेमिनोमा थोड़ा 30 to 40 तक, और टेराटोमा यंग 20 to 30 कर लो। तो ये आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? वो अनडिसेंडेड टेस्टीज में हमने देखा था इंक्रीज रिस्क होता है टेस्टिकुलर कार्सिनोमा का। डिफरेंट क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है, उसमें हो सकता है, इनफर्टाइल है पेशेंट उसमें, और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो रिस्क इंक्रीज है। सेमिनोमा और बाकियों में ये भी फ़र्क है, सेमिनोमा जो है वो लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड करता है, और बाकी जो है वो हेमाटोजिनसली जो है वो स्प्रेड करने ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अच्छा, डायग्नोसिस कैसे होगा, इन्वेस्टिगेशंस क्या करवानी है आपने? इसमें अब कुछ है, ट्यूमर मार्कर्स जो है ना वो भी पॉजिटिव होते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन इज़ अ मार्कर फॉर सेमिनोमा। बीटा एच सी जी अगर मिक्स्ड सेमिनोमा है तो उसमें हो सकता है, और कोरियोकार्सिनोमा में तो लाजमी पॉजिटिव होगा। सम केसेस में जो है वो टेराटोमास में भी हो सकता है। तो कोरियोकार्सिनोमा के लिए सबसे पहले आपका डीडी आएगा, और फिर जो है वो पॉजिटिव जो है वो उसमें टेराटोमा और सेमिनोमा भी हो सकता है। सेमिनोमा की भी मिक्स टाइप होती है, उसमें कुछ अगर टिश्यू हो ट्रोफोप्लास्टिक तो वो प्रोड्यूस कर सकता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज पॉजिटिव इन सेमिनोमा, और पीएलएपी वो जर्म सेल ट्यूमर्स में पॉजिटिव होता है। तो ये आपने ट्यूमर मार्कर्स याद करने हैं। उसके अलावा सीटी करवाना पड़ेगा आपको, एब्डोमिन चेस्ट, उसका सब कुछ देखने के लिए। अल्ट्रासाउंड फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन होगी, बायोप्सी, फ्नैक या कोई और बायोप्सी आपको इसमें नहीं करते हो, क्योंकि स्क्रोटम में मतलब वो कन्फाइंड है, आप उसको ओपन दे दोगे स्प्रेड के लिए, जो है वो सीडिंग हो जाएगी, उससे स्प्रेड हो जाएगा बाकी स्किन वगैरह और उसमें। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होता है? रेडिकल ऑर्किडेक्टमी कर सकते हैं। रेडिकल ऑर्किडेक्टमी में क्या होगा, जिस तरह पहले भी ऑर्किडेक्टमी देखी हमने, उसमें सिर्फ जो है वो हम्म, जो टेस्टीज हैं वो रिमूव हो रहे थे। तो अगर आप ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्बिजिनिया, जो उसकी सारी कवरिंग लेयर्स हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये सब कुछ भी साथ रिमूव करते हो, दैट इज़ रेडिकल ऑर्किडेक्टमी। ठीक है, अगर यंग पेशेंट्स में कर रहे हो तो आप स्पर्म बैंकिंग करके उसके बाद उसको करोगे, ताकि क्योंकि इनफर्टाइल हो जाना है उसने, उसके बाद अगर वो अपनी फैमिली को कंटिन्यू करना चाहता है तो बाद में आप इन विट्रो कुछ आर्टिफिशियल वगैरह कर सकते हो। टीएनएम स्टेजिंग इसी तरह ही है। इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया है तो टीआईएस, नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। ठीक है, तो T0। T1 कब होगा? जब सिर्फ लिमिटेड टेस्टिस एंड एपिडेडमस डिजीज़। अगर एपिडेडमस टेस्टिस के साथ वेस्कुलर इन्वेजन उसने कर दिया या लिम्फेटिक इन्वेजन कर दिया तो T2। और अगर स्पर्मेटिक कॉर्ड तक चला गया वो तो T3। और अगर स्क्रोटल टिश्यू जो बाकी है उसको इन्वेट करना शुरू कर दिया उसने तो T4। ठीक है, तो ये आपने याद करना है। खैर, सेमिनोमा का ट्रीटमेंट हम देख चुके हैं कि रेडियो सेंसिटिव होता है, तो रेडियो पहले आपने यूज़ करना है। लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है तो लिम्फ नोड्स की भी आपने रेडियोथेरेपी करनी है। ठीक है, अ, अगर जो है, हाँ, रेडियोथेरेपी कर सकते हो आप लिम्फ नोड्स की, और सुप्राइंगुइनल ऑर्किडेक्टमी भी कर सकते हैं। ठीक है, मेटास्टेसिस अगर हो चुका है तो फिर आप लिम्फ नोड्स को रेडियोथेरेपी दोगे। बाकी
मेट्स के लिए आपको कीमो देनी पड़ेगी। कीमो की जो है वो रेजिम है यहाँ बेप, ब्लियोमाइसिन, इटोपोसाइट एंड सिस्प्लेटिन, ये यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा लिम्फ नोड्स के लिए जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डाइसेक्शन यूज़ कर सकते हैं, निकाल देंगे उनको। ठीक है। नॉन सेमिनोमेटस में क्या है, रेडियो तो आप यूज़ कर नहीं सकते इतनी ज़्यादा, तो आप कीमो यूज़ करते हो मेनली। कीमो में यही यूज़ होती है, ब्लियोमाइसिन, इटोपोसाइट एंड सिस्प्लेटिन का की डोजेस 2 साइकिल्स देते हैं। और अगर मेटास्टेसिस हुआ हुआ है तो 3 साइकिल्स इनके देंगे, और जो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं उनकी रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डाइसेक्शन कर देंगे। और अगर लिम्फोमा है टेस्टिस में तो ओल्ड एज में होता है, 60 ईयर्स अभी हमने देखा था, और इसमें जो है ऑर्किडेक्टमी एंड कीमोथेरेपी से आपने इसको ट्रीट करना है, मतलब दोनों ही, सर्जरी भी करनी है आपने और कीमो भी देनी है। छोटा ही से लिखा हुआ है। सैमिनोमा का जो प्रोग्नोसिस है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, 90% तक सर्वाइवल है 5 ईयर बाद, और बाकियों का जो है वो नॉट एज गुड एज सेमिनोमा, और लिम्फोमा का तो बिल्कुल ही पुअर है। तो दीज आर सम थिंग्स। हाँ, सीरम ट्यूमर मार्कर्स की बेसिस पे भी जो है वो क्लासिफिकेशन है, ये कभी आई नहीं है लेकिन इसको एक दफ़ा आप रीड कर लेना। विद इन नॉर्मल लिमिट्स हैं तो S0, फिर लिमिट्स जिससे इस तरह बढ़ती जाएंगी। कौन कौन से आपने चेक करने हैं, LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन एंड अल्फा फीटोप्रोटीन। ठीक है। HCG किस किस में पॉजिटिव होगा, कोरियोकार्सिनोमा में हमेशा पॉजिटिव 100%, यॉर्क सेक ट्यूमर में सम टाइम्स, और सेमिनोमा में उससे भी थोड़े कम टाइम्स में। ठीक है। जो आपका AFP है वो कब पॉजिटिव होगा, यॉर्क सेक ट्यूमर में। हाँ, यॉर्क सेक ट्यूमर में। एंड जो आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है वो समटाइम्स सेमिनोमा में पॉजिटिव होगा। तो इन तीनों की बेसिस पे आपने, इनके जितने भी लेवल्स हैं सीरम के अंदर, उसकी बेसिस पे आपने S1, S2, S3 स्टेज करनी है उसकी। जो भी साइट्स हैं जहाँ पे वीक हुई भी है वॉल, एब्डोमिनल वॉल, वहाँ पे हो सकता है तो वो, और दूसरे कंजेनिटल हर्निया भी हो सकते हैं। लेकिन वीक कहाँ पे भी होगी, जहाँ पे कभी आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो इंसिजन दिया था जिसकी हीलिंग हुई थी, तो वहाँ पे जो है वो वीक हुई हुई है, वहाँ से कभी भी जो है वो हर्निया हो सकता है, इंसिजनल हर्निया जिसको कहते हैं। उसके अलावा जहाँ से कोई स्ट्रक्चर्स इंटर हो रहे हैं या एग्जिट हो रहे हैं कैविटी में से, वहाँ पे, ठीक है, फेमोरल हर्निया हो सकता है, इंग्वाइनल हर्निया है, यहाँ से इंग्वाइनल वेसल्स और नर्व्स, ये ठीक है, ये डिफेक्ट के एरियाज हैं, वो वीकनेस के एरियाज हैं, यहाँ से जो है वो हमेशा हर्निया होगा। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होंगे, पता ही है आपको, एक तो ये हो गया कि वीक एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, और दूसरा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जिन चीज़ों से इंक्रीज होगा उसमें भी रिस्क होगा कि हर्निया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन, कोई काफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से क्रोनिक कफ, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, अगर प्रेगनेंसी से। प्रेगनेंसी से हो सकती है, वेट राइट। वेट ज्यादा लिफ्टिंग जैसे लेबरर्स होते हैं। हाँ, वेट लिफ्टिंग लेबरर्स में भी, और जो हैवी वेट लिफ्टर्स ये जो होते हैं इनमें भी कॉमन है। और अभी जो देखा स्ट्रक्चर्स जो हैं पुअर, अगर स्ट्रीम है तो वो यूरिन वॉइड करते हुए उसमें भी होगा। तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन की बेसिस पे किस तरह है ये, सबसे पहले आपके पास है अकल्ट हर्निया। अकल्ट हर्निया क्या होता है, ये वैसे ही जनरल वैसे ही बातें आपकी आएंगी नहीं, लेकिन बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अकल्ट हर्निया में होगा, पेशेंट आएगा आपके पास, वो आपको बताएगा मेरे पास यहाँ स्वेलिंग है, लेकिन आप उसको पॉलपेट नहीं कर सकते स्वेलिंग को, वो सिर्फ पेशेंट को ही पता लगती है, ठीक है। तो वो कहता है कि मुझे कभी कभी यहाँ फील होती है, और वो एरिया भी ऐसे ही होगा, इंग्वाइनल एरिया में या फेमोरल एरिया में, ठीक है। ये तो हो गया अकल्ट हर्निया, छुपा हुआ है आपको नज़र नहीं आ रहा। दूसरा रिड्यूसेबल हर्निया, स्वेलिंग लेकर आएगा वो, स्वेलिंग जो है वो कफ के साथ जो है वो बाहर आएगी या वैसे बाहर होगी, लेकिन आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, उसको जो भी डिफेक्ट है वॉल के अंदर उसको उसके वापस उसको भेज सकते हो, ठीक है। इरिड्यूसेबल हर्निया हो सकता है, बढ़ता जा रहा है अभी सिवेरिटी में। इरिड्यूसेबल में क्या होगा, अब वो बाहर आया हुआ होगा लेकिन आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। और उससे अगला है ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया क्या है, इसमें हर्निया भी होगा और साथ क्या होगा, इंटेस्टाइन वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कह लो, या वैसे ऑब्स्ट्रक्शन होगी GIT की, ठीक है। तो अब क्या मसला है इसमें, ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगी है,
इरिड्यूसिबल हर्निया भी है, साथ ऑब्स्ट्रक्शन के साइन एंड सिम्टम्स भी जो आपके पास हैं। जो लूप ऑफ बॉल उसके अंदर आया हुआ था, उसको नेक जो है, उसको नेक ने जो है वहाँ से कंस्ट्रिक्ट कर दिया उसको, ठीक है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन तो हो गई, अब जो ब्लड वेसल्स वहाँ से आ रही थी, इतना अब जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि ब्लड सप्लाई भी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगी, तो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया उसको हम कहेंगे। अब हमें स्ट्रेंगुलेटेड और ऑब्स्ट्रक्टेड के दरमियान की बाउंड्री नहीं पता कि किस टाइम ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया में। और स्ट्रेंगुलेटेड के क्या साइन होंगे उसमें? पहले क्या, या अभी यहाँ तक पेन, क्या था? इरिड्यूसेबल था एंड ऑब्स्ट्रक्शन के ऑब्स्ट्रक्टेड, साइन एंड सिम्टम्स थे। अब जब स्ट्रेंगुलेशन होना शुरू हो जाएगी, तो उसमें ब्लड सप्लाई कम होने के साइन, नाउजिया, वॉमिटिंग, नाउजिया टेंडर वॉमिटिंग पेन के हो होगा, साथ जाएगी वो, प्रेजेंट पेन करता है। होगा। टेंडर हो जाएगा वो, जो भी स्वेलिंग होगी आपकी, पेन होना शुरू हो जाएगा, कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, और पेशेंट जो है वो नाउजिया वॉमिटिंग, उसको इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो खैर, ऑब्स्ट्रक्टेड को और स्ट्रेंगुलेशन को आपने दोनों को जो है वो एज एमरजेंसी ट्रीट करना है, ठीक है। सिवियरिटी की बेस पे ये आपकी क्लासिफिकेशन थी। उसके अलावा जो है वो साइट की बेस पे हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकते हैं। एक्सटर्नल में कौन कौन से हैं? इंग्वाइनल, फेमोरल, अम्बलाइकल, पैराम्बलाइकल, मतलब जो कैविटी से बाहर जा रहे हैं। कैविटी के अंदर ही अगर हर्निया हो रहे हैं ना, वो अनकॉमन है थोड़े। अ, उसने दिए भी हैं। एक- खैर वो नहीं दिया होगा उसने, चलो खैर। इंग्वाइनल, पहला जो है, हम इंग्वाइनल हर्निया डिस्कस करने शुरू हुए हैं। इसमें आपकी काफ़ी दफ़ा जो वो चैप्टर है ना, जिसमें से एनाटमी के क्वेश्चन आते हैं, सर्जिकल एनाटमी वाला, तो अक्सर उसमें जो है वो इनकी बाउंड्रीज वगैरह और इनकी सारी चीज़ें आई हुई होती हैं। क्या आप इंग्वाइनल कैनाल का बता दो, फेमोरल कैनाल का बता दो, तो इनकी बाउंड्रीज वगैरह आपने अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करनी है। इंग्वाइनल ट्राइंगल क्या होती है? हेज़लबैक्स ट्राइंगल भी कहते हैं जिसको। इनफी एपिगेस्ट्रिक वेसल्स जो है एक साइड पे इसकी, नहीं, इंफीरियरली होती है शायद। हाँ, इंफीरियर एपिगेस्ट लेटरल साइड पे इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स हैं। मीडियल साइड पे इसके रेक्टस एब्डोमिनस है। रेक्टस शीथ का जो लेटरल बॉर्डर होगा वो है, और इंफीरियरली जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है। तो ये आपकी इंग्वाइनल ट्रायंगल की बाउंड्रीज हैं। इंग्वाइनल कैनाल की क्या बाउंड्रीज हैं और कंटेंट्स क्या हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड मेल्स में, इलियो-इंग्वाइनल नर्व और जेंटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व, और फीमेल्स में जो है वो राउंड लिगामेंट रिप्लेसेस स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ये जो है वो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, डीप इंग्वाइनल रिंग की आपको अभी सरफेस एनाटमी है इनकी, आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, और इनके दरमियान रन कर रही होती है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग और डीप इंग्वाइनल रिंग के बीच इंग्वाइनल कैनाल होती है, ठीक है। इसी तरह खैर, ये डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हो सकता है। इनडायरेक्ट अब हम उसको कहेंगे, अभी हमने जो है वो थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है कि इनडायरेक्ट कब होगा? जब वो उस पाथवे से ही आ रहा होगा जिससे जो है वो टेस्टिस होकर आए हैं, ठीक है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, डीप इंग्वाइनल रिंग और इंग्वाइनल कैनाल सब में से गुजर के आएगा, ठीक है। अगर गुजर के नहीं आ रहा, सिर्फ जो है वो हेज़लबैक्स ट्रायंगल में से इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू सुपरफिशियल रिंग से पास कर रहा है सिर्फ, तो उसको हम डायरेक्ट कहेंगे, सही है। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर डीप इंग्वाइनल रिंग्स, अगर उस वाले पाथ से आ रहा है जिससे जो है वो टेस्टिस होकर आए हैं, डीप इंग्वाइनल रिंग, इंग्वाइनल कैनाल एंड सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, तो उसको आप क्या कहोगे? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है। और अगर हाइज़लबैक्स ट्रायंगल से डायरेक्ट उसने पुश किया है उसमें कैनाल में, और फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के थ्रू स्क्रोटम में आ गया, तो दैट इज़ डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। फिर इनडायरेक्ट को फर्दर आपने डिवाइड किया हुआ है कि क्या कितना एक वार है। इंग्वाइनल कैनाल तक अगर सिर्फ रहेगा तो बिबुनोसील, अगर उससे आगे आ गया एपिडेडमस के अंदर, एपिडेड वो
वेजिनल प्रोसेस वेजिनलस जो है वो उसके थ्रू आगे आगे तक, ठीक है, तो उसको फेनिकुलर कहेंगे। और अगर बिल्कुल सब कुछ जो है वो स्क्रोटम, उसको जो क्या सैक है उसके अंदर तक आ चुका है, तो आप उसको जो है वो कंप्लीट इंग्वाइनल हर्निया, कंप्लीट इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहोगे। सही है। बाकी इसके डिफरेंशिएशन पॉइंट हैं कुछ। इनडायरेक्ट क्यों होता है, अभी हमने देखा था प्रोसेस वेजिनलस जो होता है अगर वो पेटेंट रहे तो उसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, यंग पेशेंट्स में, चिल्ड्रन में कॉमन है। ठीक है, पास कहाँ कहाँ से करेगा, डीप इंग्वाइनल रिंग से। अच्छा, डीप इंग्वाइनल रिंग जो है वो हेजलबैक ट्रायंगल से पीछे पड़ी हुई है ना, तो लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स अगर क्रॉस कर रहा है, और अगर मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स जो है वो आ रहा है, तो दैट इज डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, स्वेलिंग होगी इंग्वाइनोस्क्रोटल रीजन में। ठीक है, कफ के ऊपर जो है वो कफ इम्पल्स पॉजिटिव हो सकता है, कफ के ऊपर वो इंक्रीज हो रही होगी। बाकी आपको स्ट्रेंगुलेटेड है या ऑब्स्ट्रक्टेड है या उस तरह के कोई सिम्टम्स हैं तो आपको वही वाले सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, क्लिनिकली आपने रिंग ऑक्लूजन टेस्ट वगैरह करके देख लेना है कि ये सुपरफिशियल रिंग से डीप रिंग से क्रॉस कर रहा है या सिर्फ सुपरफिशियल रिंग से क्रॉस कर रहा है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था वेजिनल हाइड्रोसील हो सकती है। वेजिनल हाइड्रोसील में क्या हो रहा होगा, अपर लिमिट पाल्पेबल होगी, ट्रांसइल्यूमिनेशन होगी, फ्लक्चुएशन होगी, कफ इम्पल्स नेगेटिव होगा। इन सारी चीज़ों को उल्टा कर दो तो इंग्वाइनल में ये पॉजिटिव होंगी। ठीक है, इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ कॉर्ड में क्या होगा, जो बीच वाला सिस्ट एक बनी हुई होगी, प्रॉक्सिमल पार्ट भी ठीक होगा और डिस्टल पार्ट भी जो प्रोसेस वेजिनलस के वो ओब्लिटेट हो चुका होगा। तो वो जो सिस्ट होगी उसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट पाल्पेबल होगी, टेस्टिस के अलहदा होगी, वो टेस्टिस अलग से पाल्पेबल होंगे, जो सिस्ट बनी हुई है वो अलग से पाल्पेबल होगी। बाकी उसमें फ्लक्चुएशन ट्रांसल्यूसेंसी होगी, कफ इम्पल्स नहीं होगा बाकियों की तरह। फेमोरल हर्निया है अगर तो उसकी थोड़ी सी लोकेशन चेंज होगी, वो प्यूबिक ट्यूबरकल से लेफ्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल से लैटरल और बिलो होगा। ठीक है, मीडियल एंड अबव टू प्यूबिक ट्यूबरकल इंग्वाइनल है। फिर इंग्वाइनल को आपने मीडियल एंड अबव द प्यूबिक ट्यूबरकल इंग्वाइनल होगा। इंग्वाइनल को फिर आपने देखना है कि ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल से मीडियल है या लेटरल। अगर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल से लेटरल है तो दैट इज इनडायरेक्ट, और अगर उनसे मीडियल है तो दैट इज डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो इन तीनों को आपने अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है और फिर स्क्रोटल स्वेलिंग से अलग से डिफ्रेंशिएट करना है इनको। अनडिसेंडेड टेस्टिस हो सकते हैं, उसमें क्या होगा, जो टेस्टिस होंगे वो स्क्रोटम में तो फिर नहीं होंगे ना अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस हैं। और लाइपोमा ऑफ द कॉर्ड हो सकता है। अब लाइपोमा ऑफ द कॉर्ड, इसमें जो है वो लाइपोमा बना होगा, ये भी रिड्यूसेबल होगा। ठीक है, फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें हाइड्रोसील ऑफ द कैनाल ऑफ नक, ये जिस तरह वहाँ प्रोसेस वेजिनैलिस में था इसी तरह यहाँ स्पर्मेटिक कॉर्ड की जगह राउंड लिगामेंट है। तो राउंड लिगामेंट में अगर सिस्ट बनी हुई है तो उसको हम जो है वो हो सकती है। और फेमोरल हर्निया उनमें भी हो सकता है, रादर मेरे ख्याल से फीमेल्स में कॉमन भी है फेमोरल हर्निया ज़्यादा। या हम चेक कर लेना इसको, हाँ फेमोरल कॉमन। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हर्निया क्या हो सकती है, वही इरिड्यूसेबल हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, स्ट्रैंगुलेशन हो गई उसकी, परफोरेशन होगी, और परफोरेशन अगर होगी तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। ये सारी कॉम्प्लिकेशन हैं इसकी। ट्रीटमेंट वेरी सिंपल, हर्नियोटमी आपने करनी है, जो भी सैक बना हुआ है उसका, उस सैक को आपने इंसिजन देनी है सैक के अंदर, और कंटेंट्स को जो है वो आपने फ्री के हो जाएंगे जब कंटेंट्स, तो आपने उनको वापस पुश कर देना है और उस जगह पे जो है वो इंसी वो स्टिच कर देना है। ठीक है, ये हर्नियोटमी ये आपको हर मतलब इनमें करनी पड़ेगी। और उसके बाद हर्नियोरेफी ये है कि आपने हर्नियोरेफी करनी है या नहीं करनी, मतलब कि जो एब्डोमिनल वॉल है जहाँ से उसकी वीकनेस हुई हुई थी उसको स्ट्रेंथन करना है या नहीं करना। उसके लिए फिर आपके पास डिफरेंट प्रोसीजर हैं, चाहे आप उसके लिए मैश लगा दो, चाहे आप उसके लिए 8 की फिगर में जो है वो स्टिचिंग कर दो, चाहे आप कोई और तरह से स्टिचिंग कर दो, तो वो डिफरेंट उसके प्रोसीजर्स हैं, उनके नेम भी उसी की बेसिस पर हैं। मतलब जिसने वो किया, लिटल्स मेथड में आप क्या करते हो, इंटरप्टेड नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचेस लगाते हो आप। ठीक है, मॉडिफाइड बेसिनीज रिपेयर में क्या करते हो,
जो कंजाइन टेंडन है, अब ये बाउंड्रीज हैं उसकी, अभी हमने एनाटमी जब देखोगे आप तो कंजाइन टेंडन और जो इंग्वाइनल रिंग है, सॉरी इंग्वाइनल लिगामेंट है, उनके दरमियान आप स्टिचिंग कर देते हो, उनको आपस में इंटरप्टेड स्टिचिंग, उससे जो है वो बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेंथ हो बढ़ जाती है उस एरिया की। शोल्डर रिपेयर है, उसमें भी कुछ यही करना है आपने। माइनस डॉर्निंग रिपेयर्स है, डॉर्निंग रिपेयर में भी आपने ये करना होता है। लाइकेंस्टीन मैश रिपेयर अब परफॉर्म होती है, इसके लिए इसको आपने अच्छी तरह करना है। इसमें कौन से टाइप का मैश लगता है, प्रोपाइलीन, मतलब जो प्रोलीन स्टिच होते हैं ना, वही है ये पॉलीप्रोपाइलीन। उसका जो है वो एक मैश बना हुआ होता है, वो मैश आपने रखना होता है पोस्टीरियर वॉल पे, और उसको वहाँ पे वो करना है। अब ये कैसे स्ट्रेंथन करेगा, अब ये कोई स्टिच खुद नहीं इतने वो अपनी स्ट्रेंथ की वजह से नहीं उसको स्ट्रेंथन करे। अम, जो ये होते हैं ये क्या करेंगे, इरिटेशन जो है वो कॉज करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे फॉरेन बॉडी रिएक्शन होगा, उसकी वजह से जो फाइब्रस टिश्यू वगैरह बनेगा ना, वो वॉल को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, बाकी क्लोजर ऑफ वोंड है उसमें सिंपल, इसके स्टेप्स आपने करने हैं। ये मैं आपको ये अगर आप स्टेप्स लिख लो ना एक जगह अपनी सारी उसके, तो ज़्यादा इजीली आपके लिए हो जाएगा। एंड पे एक सर्जिकल प्रोसीजर आना है आपको, सारे क्वेश्चंस होंगे सिस्टम में से, उसमें से एक में जो है वो सर्जरी होगी कोई ना कोई, उसकी कॉम्प्लिकेशन, उसका प्रोसीजर या कुछ इस तरह का। शोल्डर रिपेयर के अंदर तो बेसिकली कंजॉइंट टेंडन की जगह हम लोग वो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस कर रहे होते हैं ना, या कोई फेशियल ट्रांसवर्सियलिस का था इसमें। हम्म, फेशियल ट्रांसवर्सालिस लिखा हुआ है। सही। हाँ अच्छा, ये था इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आप क्या आगे इसने लिखा हुआ है, डायरेक्ट में क्या करना है आपने, उसमें भी यही करना होता है आपने, हर्नियोटमी और लाइकेंस्टीन मैश रिपेयर। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इस प्रोसीजर की, से वो जो बाकी सर्जरीज में थी वो तो सेम रहेंगी, हेमाटोमा, सिरोमा, इन्फेक्शन। ठीक है, रिकरेंस ऑफ हर्निया कॉमन है, वो हो सकती है। इंजरी जितने भी 7 स्ट्रक्चर्स पड़े में ब्लडर पड़ा हुआ है, वॉस डिफरेंस पड़ा हुआ है, उसको डैमेज हो सकता है। और अगर डिस्टल सैक रह जाता है, हाइड्रोसील थी उसकी मतलब वेजिनल हाइड्रोसील थी, डिस्टल सैक जो है वो अलग आपने करके वो कर दिया, तो उस सैक में जो है वो फ्लूइड अकोमोलेशन हो जाएगी दोबारा, तो वो हाइड्रोसील बन जाएगी। ठीक है, तो वो हो सकता है। बाकी लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में टैप एंड टैप एंड ट्रांस एब्डोमिनल नीमोपेरिटोनियम अप्रोच, ट्रांस एब्डोमिनल नीमोपेरिटोनियम अप्रोच। अच्छा, और दूसरा जो है वो टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अप्रोच है। अब ये डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, इनके आपने बस नेम करना है। ठीक है, स्ट्रैंगुलेटेड इंग्वाइनल हर्निया में आपने क्या करना होता है, सिम्टम्स और साइंस आपको ऑलरेडी पता है। ट्रीटमेंट क्या करना है आपने, अर्ली रिससिटेशन करके आपने जो है वो इमरजेंसी उसकी जो है वो प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ठीक है, तो क्या प्रोसीजर होगा उसमें, इसमें ये आया भी हुआ है कि ना इमरजेंसी में, और पता नहीं ये वाइवा में किसी ने पूछा था, लेकिन इमरजेंसी और उसमें जो है वो क्या डिफरेंट आपने करना होता है स्टेप। इसमें तो आपने वही, अब मुझे इतना पता नहीं लगा इसमें कि क्या स्टेप डिफरेंट है इमरजेंसी और इलेक्टिव में, लेकिन बहरहाल आप मैश रिपेयर नहीं करते हो, इसमें इन्फेक्शन जो है उसके चांसेस इंक्रीज होते हैं, शायद ये हो। बाकी आपने उसी इंसिजन का भी डिफरेंस है ना, क्या इसमें इंसिजन हम मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ स्वेलिंग पे देंगे, उसमें ऐसा कोई नहीं होता। पास हम्म, अपनी यही लिखा हुआ है। अच्छा, शायद हाँ यही होगा फिर। चलो ठीक है, अब ब्रेक कर लेते हैं थोड़ी, और फिर फेमोरल पढ़ेंगे।
ओके स्टार्ट करते हैं अगेन। फेमोरल हर्निया की बात कर रहे थे हम। तो फेमोरल हर्निया विल बी बिलो एंड lateral टू द pubic tubercle, ये आपने याद रखना है। दूसरा फेमोरल कैनाल की आपको कंटेंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। इट रन्स फ्रॉम फेमोरल रिंग टू सेफनस ओपनिंग, और इसमें फैट होगा, लिम्फेटिक वेसल्स होंगे, लिम्फ नोड ऑफ क्लॉक्वेट ये है एक इसमें। अगर इस लिम्फ नोड की एनलार्जमेंट होगी तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये हर्निया है या फेमोरल हर्निया है या लिम्फ नोड की एनलार्जमेंट हुई हुई है, तो डिफ़िकल्ट होता है काफ़ी। खैर बाउंड्रीज क्या होती हैं इसकी? एंटीरियरली बाय इंग्वाइनल लिगामेंट, फेमोरल रिंग की एंटीरियरली बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट, और पोस्टीरियरली बाय द इलियोपेक्टेनियल लिगामेंट, मीडियली बाय लैक्यूनर लिगामेंट, और लैटरली जो है ये उससे फेमोरल वेन से जो इसको एक सेप्टम होती है वो सेपरेट कर रही होती है। तो ये जो है इसकी रिंग की बाउंड्रीज हैं। प्रेजेंटेशन क्या होती है? यंग पेशेंट्स में होता है 20 इयर्स तक, ठीक है। और राइट साइड पे मोर कॉमन है, यूजली एसिम्टोमेटिक होता है। ओबीस पीपल में जो है वो इसको डायग्नोस करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। एंड उसके अलावा क्या है? हाँ लिम्फ नोड वाला आपको बता दिया। डिफरेंशियल क्या क्या बनेंगे इसको यहाँ पे? एक तो सेफनावेरिक्स बनेगा। सेफनावेरिक्स में क्या होता है? डायलिटेशन ऑफ जो सेफनस वेन है ना, जहाँ पे वो ड्रेन हो रही है इसके अंदर, वहाँ पे डायलिटेशन हुई भी होती है। तो यूजली अदर सिम्टम्स भी होंगे वीनस प्रॉब्लम्स के, या फिर आप फ्लूइड थ्रिल जब करोगे वीन उस पे सेफनस वेन के ऊपर तो वो ट्रांसमिट होगी यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा वीनस हार्म हो सकता है, ठीक है। इसी तरह आर्टीरियल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई फेमोरल एनेरिज्म हो सकता है फेमोरल आर्टरी में, तो वो उस एनेरिज्म में भी आर्टरी वाले वो पल्स होगी उसके अंदर, ठीक है, एक्सपेंसाइल पल्स होगी, ठीक है। एनलार्ज लिम्फ नोड्स हो सकते हैं। उसके अलावा सॉस एब्सेस हो सकती है, सॉस बर्सा हो सकता है। सॉस एब्सेस के अदर फीचर्स भी होंगे। सॉस बर्सा में जो है वो मूवमेंट के साथ उसकी चेंजिंग आएगी, फ्लेक्शन ऑफ हिप के साथ स्वेलिंग कम हो जाएगी, ठीक है। और रप्चर ऑफ एडेक्टर लॉन्गस विद हीमाटोमा फॉर्मेशन, तो हीमाटोमा भी हो सकता है कोई भी। ये वाली सारी चीज़ें अगर आप बाकी भी पढ़ोगे, कोई भी स्वेलिंग अगर आप पढ़ते हो ना, उन स्वेलिंग में हीमाटोमा कहीं पे भी हो सकता है, एब्सेस स्वेलिंग कहीं पे भी हो सकती है, आर्टरी या वेन अगर उसमें प्रेजेंट है उस जगह पे तो एनेरिज्म हो सकता है। आर्टरी अगर प्रेजेंट तो एनेरिज्म हो सकता है, ठीक है। स्किन है तो लाइपोमा भी होगा, अगर हेयरी स्किन है तो वहाँ पे स्पेशियस सिस्ट भी हो सकती है। तो इस तरह ये वाले तो जनरली हैं। स्पेसिफिक यहाँ पे क्या है? सेफनेस वाला, ठीक है। एनलार्ज फेमोरल लिम्फ नोड्स हैं, इंगोइनल हर्निया, ये वाले स्पेसिफिक इधर के लिए। ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी आपको करनी पड़ेगी, उसके स्टेप्स हैं। फिर लॉकवुड ऑपरेशन है, ठीक है। उसमें क्या होता है? इंफ्रा इंगोइनल ऑपरेशन होता है, ठीक है। इंगोइनल इंसिजन देते हैं 1 सेंटीमीटर बिलो उससे पैरेलल टू द मीडियल पोर्शन ऑफ द सैक, ठीक है। उसके बाद उसकी सारी स्किन सबकी टिश्यू उनको पील करोगे आप, ठीक है। सैक को ओपन करोगे आप, रिड्यूस करोगे। उसके बाद जो है वो सैक को जितना अबव हाई अबव जो है वो लाइगेट कर सकते हो वो आप लाइगेट कर दोगे, ठीक है। और सुचरिंग कर दोगे ताकि दोबारा ना हो वहाँ से, ठीक है। और उसके दूसरी क्या है जी? ट्रांस इंगोइनल अप्रोच, ठीक है। ट्रांस इंगोइनल अप्रोच में क्या करते हैं? इंगोइनल कैनाल को ओपन करते हैं, ठीक है, जिस तरह इंगोइनल उसमें हर्निया में हमने की थी, ठीक है। ट्रांसवर्सैलिस फेशिया को इंसाइज कर। अब ये इसके स्टेप्स हैं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, या फिर आप एक वीडियो वगैरह इसी को देख लो तो आपको इजीली जो है वो कवर हो जाएंगे आपके। ट्रांसवर्सैलिस फेशिया को आपने जो है वो इंसाइज करना होता है, ठीक है। पेरिटोनियम आ जाएगी, फिर पेरिटोनियम को आपने ओपन किया, ठीक है। जो कंटेंट जो है वो जा रहे थे उसके अंदर हर्नियल सैक के अंदर, उनको आपने पुल करना है, ठीक है। पुल करोगे तो रिड्यूस हो जाएंगे वो, ठीक है। अगर स्ट्रेंगुलेशन हुई हुई है तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपको सैक भी ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। पहले उनको जो है वो जो स्ट्रेंगुलेशन हुई हुई है सैक को ओपन करके उनको अपवर्ड मूव करोगे, और फिर ऑपरेशन को उस तरह कंटिन्यू करोगे जिस तरह पहले स्टेप्स हो रहे थे उसको, ठीक है। बोले सारे। इसके अलावा 3 अप्रोचेस होगी ना, इंफ्रा इंगोइनल होगी, ट्रांस इंगोइनल होगी,
और हाई ऑपरेशन। बस इसमें जो है वो आपने मेरे ख्याल से नेम्स ही याद करने हैं। कभी पूछा हुआ है किसी ने पास्ट पेपर्स पूरे अगर कवर किए हैं तो बताए, इनके स्टेप्स आए हैं कभी फेमोरल हर्निया के रिपेयर के? स्टेप्स तो नहीं, लेकिन यही पूछे हैं नेम्स ऑफ ऑपरेशन और स्ट्रैंगुलेशन में कैविटीज करेंगे, यही सारी चीजें जो होती है। हर्नियोटोमी और हर्नियोरेफी के आए हुए स्टेप्स, हाँ वही उसके तो जो आए। बस नहीं, वही उसके है। नहीं, फेमोरल वाले। हाँ फेमोरल वाले के, और बाकी उसके जो इंसिजनल हर्निया होता है उसके भी नहीं आए हुए। बहरहाल आपने इसको देखना है एक दफ़ा बस, और कुछ नहीं। इंसिजनल हर्निया आपको पता लग गया है कैसे होता है, उसमें रिस्क फैक्टर्स भी पता है आपको। जितना ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा ना उसके ऊपर टेंशन इंक्रीज ज़्यादा होगी उस जगह पे, उतनी हीलिंग सही नहीं होगी, उतना ज़्यादा वीक पॉइंट बनेगा। ओबेसिटी है, प्रेग्नेंट बताया था इन्होंने, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो गया था उस टाइम पे, उसकी वजह से क्लोजर टेक्निक ठीक नहीं थी, या पेशेंट की न्यूट्रिशन ठीक नहीं थी, ये सारे हीलिंग को इफ़ेक्ट करते हैं ये चीज़ें। तो उसकी वजह से क्या होगा, वीकनेस रह जाएगी वहाँ पर। तो यूजली जो स्कार बना हुआ होगा उसके अंदर से ही जो है वो आपको कंप्लेंट आएगी कि यहाँ पे स्वेलिंग होती है, ठीक है। बाकी सिम्टम्स उसी तरह होंगे, कफ के ऊपर वो बढ़ेगा और कम हो जाएगा। बाकी अम, हाँ यही होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है यूजली? पैलिएटिव ट्रीटमेंट है, उसमें एब्डोमिनल बेल्ट दे देते हैं, उसकी वजह से उसकी स्वेलिंग बाहर नहीं आती। तो एब्डोमिनल अगर कोई इंसिजन है इस तरह की तो उसमें जो है सर्जरी में आपने क्या करना होता है, सिंपल है पोजीशन, कम्प्लेक्स है पोजीशन। सिंपल में जो है वो बस उनको इकट्ठा करके आपने जो है वो सुचरिंग कर देनी होती है, नॉन एब्जॉर्बेबल, ठीक है, जो भी लेयर्स जहाँ से ख़राब हुई हुई थी। कॉम्प्लेक्स में आपने क्या करना होता है, लेयर्ड क्लोजर करना होता है उसको। मतलब पहले तो सिर्फ आपने सिंपल एपोजिशन की थी ना, साथ साथ मिला के कर दिया था, उसमें स्पेसिफिकली आप ऊपर नीचे इस तरह रख के जो है वो कर देते हो। और मैश रिपेयर में क्या करना होता है, आपने जो डिफरेंट लेयर्स हैं ना एब्डोमेन की, उनके बीच में आपने मैश रखना होता है। अब उस कि आप कहाँ पे मैश रख रहे हो उसकी बेसिस पे फिर उसकी आगे क्लासिफिकेशन है, ऑन लेयर, सब लेयर और इन लेयर। यानी अब ये है कि रेक्टस शीथ और एंटीरियर टू रेक्टस शीथ अगर आप रखते हो तो उसको आप कहोगे ऑन ले है, ठीक है। हमारी तरफ से मतलब एब्डोमेन के ऊपर ऊपर है ना ये ऑन ले। और सब ले कब कहेंगे हम उसको, जब रेक्टस शीथ के एंटीरियर रेक्टस शीथ के और पोस्टीरियर रेक्टस शीथ के बीच में रखोगे आप, ठीक है। और इन ले जब कहेंगे उसको जब वो पोस्टीरियर रेक्टस शीथ के भी पीछे होगी। अ, हाँ ऐसे ही है, ठीक है। और बस बाकी आपने उसी तरह जिस तरह मैश में उसको जो है वो स्विचर कर दोगे आप और ऊपर वाले लेयर्स को बंद कर दोगे। तो जब इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू बनेगा तो उससे पक्की हो जाएगी वॉल। टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्पेशल फॉर्म्स ऑफ हर्निया। स्पेशल फॉर्म ऑफ हर्निया में क्या है, रिक्टर्स हर्निया, ठीक है। रिक्टर्स हर्निया में क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ वो आया हुआ होगा उसमें लूप में ना, मतलब लूप आया हुआ होगा, पूरा नहीं होगा लेकिन। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंटेस्टाइन है ना, तो जो हर्नियल सैक होगा ना उसके अंदर बस इतना सा पार्ट आया हुआ होगा, पूरा लूप नहीं होगा, सरकमफेरेंस का कुछ हिस्सा आया हुआ होगा, ठीक है। हेरिक्टस कह देंगे उसको। अगर मैं इसी में जो हर्नियल सैक है उसके अंदर मैकस डायवर्टिकुलम आया हुआ है तो उसको लिटर्स हर्निया कह देंगे, ठीक है। मतलब डुअल हर्निया हो सकता है, उसमें दो सैक बने हुए होंगे। और बस इसमें जो रिक्टर्स हर्निया और लिटर्स हर्निया ना ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी एक दफ़ा आप रीड कर लेना, इसमें कुछ है नहीं खास। बाकी इस चैप्टर में और कुछ करने वाला है तो नहीं। आपने इंग्वाइनल हर्निया करने हैं, फेमोरल हर्निया अच्छे से करने हैं, इसकी स्पेशल टाइप्स देख लेनी है, एनाटमी अच्छे से करनी है इसकी। डिफरेंट ट्रायंगल है, जो रिंग्स हैं, कनाल हैं, उनकी फुल आपको अच्छी तरह आती हूँ। सर्जिकल एनाटमी में आएगी। डिफरेंस आया हुआ है सर्जिकल एनाटमी में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फेमोरल हर्निया का, तो ये चीज़ें कर लेनी है अच्छे से।
वैसे इसके अलावा एक हर्नियोटमी और हर्नियोरैफी, अगर बच्चा है तो हर्नियोटमी करेंगे हम लोग, हर्नियोरैफी नहीं करेंगे, डिले करेंगे, और अगर ओल्ड है तो फिर दोनों ही करेंगे, ये है ना, या कुछ और था इसका? ओल्ड है तो दोनों बच्चों करेंगे। का था, नहीं बच्चों का डिफरेंस था कि हम लोग जो यंग इंडिविजुअल्स है उसमें हम लोग हर्नियोटमी करेंगे, हर्नियोरैफी नहीं करेंगे, बस क्योंकि पता नहीं क्या कोई रीज़न था, मैं भूला हुआ वो, या और फिर ओल्ड्स के अंदर हम लोग बेसिकली एल्डरली के अंदर हम लोग दोनों चीज़ें करेंगे, कुछ था अम, डिफरेंस, एज का हाँ डिफरेंस बच्चों था का तो हम्म। है। बच्चों में जो है वो हर्नियोटमी करते हैं, फिर प्रिपेयर वो मैश वगैरह और इस तरह का कुछ भी नहीं करना होता, हम्म। बस वो करना होता है। और ओल्ड एज का मुझे नहीं आइडिया, कहीं लिखा हो शायद कि ओल्ड एज में कुछ डिफरेंस है। अच्छा छोटा सा टॉपिक है ये भी, साथ ही जो है वो देख लेते हैं हम, एनल फिशर तो हेमोराइड्स का। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, टाइम रहता है अभी थोड़ा सा ना। इसका पहले तो डायग्नोसिस एक ही जैसा सब आया हुआ होता है तो लोग अभी परेशान होते हैं। एनल फिशर्स में और हेमराइड्स में साइन एंड सिम्टम में क्या फ़र्क होगा? पेशेंट की क्या कंप्लेंट होगी एनल फिशर में? पेन होगा? पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन, दोनों में ही पेन, ब्लीडिंग, कॉन्स्टिपेशन और है। नहीं लेकिन टाइमिंग का डिफरेंस है, एक तो एनर फिशर के अंदर स्ट्रीक्स ऑफ ब्लीडिंग होनी है, और हेमोरॉइड्स के अंदर मतलब आफ्टर हेमराइड्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, एक में पेन होती है, अच्छा एक में पेन नहीं होती। इट्स अच्छा नॉट लाइक पेन, क्रॉस स्किन, नॉट पेनफुल, दे आर यस पेनफुल। आई नो ज़रा सब्र होता है, लेकिन आपके जो सिनेरियो आए हुए हैं उनके अंदर जो है वो यूजली एक्सटर्नल वाले नहीं होते, इंटरनल हेमराइड्स वाला होता है और उसके अंदर पेन नहीं होता। और नहीं यूजली होती। आपके पेशेंट्स भी जो आते हैं अगर ओपीडी में तो उनको हेमराइड्स होता है तो पेन नहीं होता, बहुत कोई अनकॉमन नहीं होता है जिसका हेमराइड्स में पेन हो या स्ट्रैंगुलेशन हुई भी हो 4 डिग्री में तब पेन होता है। ठीक है। और दूसरी ये है कि एनर फिशर के अंदर ना पेन आपकी ड्यूरिंग डेफिकेशन पेन में। आई थिंक मेरे पास आवाज़ कट रही है तुम लोगों की, हाँ दोबारा वो मैं ये रिपीट करो कह हसन। रहा, हाँ मैं ये कह रहा था कि एनर फिशर में ये भी था कि पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन होती है, हेमोरॉइड्स में हम्म पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन ही आफ्टर डेफिकेशन का कुछ था। हम्म ठीक है। और बड़ा शदीद किस्म का पेन होता है एनल फिशर्स में, इवन आप एग्जामिनेशन जब करने लगोगे डीआरई वगैरह तो वो नहीं कर सकते आप एनल फिशर विदाउट कोई एनेस्थीसिया वगैरह। ठीक है। ब्लड में हाँ इन्होंने जब बताया स्ट्रीक्स हैं, हाँ इसमें स्ट्रीक्स हैं, इसमें ड्रॉप्स ऑफ फ्रेश ब्लड जो है ना वो बड़ा ज़्यादा सारा ब्लड होगा। और बाकी इसकी वो तो बताइए आपको, हेमोरॉइड्स में जो है वो 3-7-11 पोजीशन पे जो है वो होंगे। क्यों होते हैं 3-7-11 पे? एनल कुशन्स वहाँ होते हैं। दो उस साइड पे होती हैं, वेन्स वेन्स होती हैं कि, हाँ वेन्स, तो वो दो ब्रांचेस एक साइड पे और एक एक साइड पे रहे तो इस वजह से जो है ये पोजीशंस बनती हैं इनकी कुशन्स में। ठीक है। और साइन एंड सिम्टम में तो फ़र्क नहीं होगा, चलो देखते हैं अब इनका ट्रीटमेंट क्या होगा। और कॉन्स्टिपेशन वो इटोलॉजी क्या होगी? इटोलॉजी दोनों में ही जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, हेमराइड्स वाला भी कॉन्स्टिपेशन के साथ आ सकता है, ये वाला भी कॉन्स्टिपेशन के साथ आ सकता है। ठीक है। उसके अलावा जो एनल फिशर्स हैं उनके अंदर पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? जो ब्लड सप्लाई होती है उसका कम होने की वजह से जो है वो एनल फिशर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन है या हार्ड स्टूल है उसकी वजह से इस्कीमिया होता है, इस्कीमिया होने की वजह से पेन होता है, पेन होने की वजह से वो स्टूल को फिर जो है वो करेगा, थोड़ा पास करने में उसको प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बढ़ती जाएगी, इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। इस्कीमिया होगा, पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, फिर इस्कीमिया होगा, पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, बढ़ता जाएगा काम। ठीक है। तो ये वाली चीज़ें होंगी और आप काफ़ी देर तक जो है वो जब तक ब्लड सप्लाई ठीक नहीं होती इस्कीमिक टाइप का जो है वो पेन इसमें होता रहेगा। सही है। एग्जामिनेशन आपने करना होता है इन सब चीज़, कोई भी ब्लीडिंग पर रेक्टम के साथ कोई भी पेशेंट आए उसका आपने डीआरई तो ज़रूरी लिखना होता है। ठीक है, मतलब करना होता है। तो
डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन या पर रेक्टल एग्जामिनेशन, वो आपने लाजमी करना है। ठीक है, उसके अलावा आप थोड़ा ऊपर देखना चाहते हो, अदर कॉजेज़ को रूल आउट करना चाहते हो, तो आउट पेशेंट में और क्या कर सकते हैं, ओपीडी में प्रोक्टोस्कोपी। प्रोक्टोस्कोपी कर लो आप। ठीक है, तो इतना ही बस करना होता है। और बाकी कंजर्वेटिव एनुअल मैनेजमेंट फिशर्स में तो प्रोक्टोस्कोपी नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो तो करने ही नहीं देगा पेशेंट। हाँ, उनको ये होता है कि आपने जो है वो एनेस्थीसिया लोकल उसको लगाना होता है, जब बिल्कुल एनेस्थेटाइज्ड हो जाए तभी आपने करना है, अदरवाइज़ नहीं करने देगा वो, इतना ज़्यादा पेन होता है कि। और इसके है भी यही डायग्नोसिस के लिए भी यही है कि पेशेंट जो है वो अगर आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन नहीं करने दे रहा तो एनल फिशर ही है उसका। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या चलेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट, वो कंजर्वेटिव में क्या होगा, यही आपने उसको कॉन्स्टिपेशन उसकी ठीक करनी है बेसिकली, आपने स्टूल सॉफ्टनर्स देने हैं उसको, फाइबर डाइट उसकी बढ़ा देनी है, हाई फाइबर डाइट देनी है उसको, सिट्स बाथ क्या होते हैं उसका, वो वॉशिंग होती है पेरिनियल एरिया लाइक की। पेरिनियल एरिया को आपने वार्म सा वाटर में जो है वो कोई पायोडीन या कुछ इस तरह का जो है वो सब उसमें एंटी बैक्टीरियल चीज़ डाल के जो है वो करना होता है। अच्छा, उसके अलावा ब्लड सप्लाई का मसला था, तो आप और क्या दे सकते हो रिलैक्सेशन के लिए, स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड दे सकते हो। ठीक है, निफेडिपिन दे सकते हो। निफेडिपिन क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो डिल्टियाज़ेम ये वाली जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये चीज़ें आप दे सकते हो। ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्राइड GTN की क्रीम जो होती है वो बेसिकली क्या कर रही होती है, स्किन वो स्फिंक्टर को जो है वो लूज़ कर देती है। ठीक है, बॉचुलिनम टॉक्सिन एंटी कोलिनर्जिक, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बाइंड कर जाता है, एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी होती है। मैनुअल डायलिटेशन ऑफ NSMD आप कर सकते हैं, उस इतना अच्छा कोई प्रोसीजर नहीं है लेकिन हो रहा है अभी भी, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस की बहुत ज़्यादा है। क्या होगा इसमें, मैनुअल डायलिटेशन जब आप करोगे स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं है, आप उसको ऐसी पुश वो कर रहे हो तो टीयर हो जाएंगे मसल फाइबर्स। ठीक है, एंड इनकॉन्टिनेंस होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे बाद में। इसके अलावा लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी कर सकते हो, इसमें क्या करते हैं, कुछ 30% फाइबर्स जो है वो आप डिवाइड कर देते हो इसके स्फिंक्टर के। ठीक है, उससे क्या होता है, स्फिंक्टर टोन कम हो जाती है, टोन कम होने की वजह से ब्लड सप्लाई ठीक हो जाती है, हीलिंग वगैरह और सारा सब चलना शुरू हो जाता है। बाकी फ्लैप वगैरह प्रोसीजर हैं, एडवांसमेंट फ्लैप कर सकते हो। नॉन हीलिंग, अगर नॉन हीलिंग फिशर्स हैं। ठीक है, तो एक लॉगरिथम बना हुआ है, अच्छा है काफ़ी ये। एनल फिशर हुआ, आपने पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट दी, काफ़ी सारे 90% ठीक हो गए। फिर आपने देखा कि क्रोनिक है, तो आपने GTN क्रीम लगा दी, GTN ऑइंटमेंट दे दी, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्राइड। ठीक है, उससे ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ तो आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दिए, नहीं हुआ तो आपने बोtulinum टॉक्सिन का इंजेक्शन किया, नहीं हुआ तो फिर आपने लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी या फिर एनल एडवांसमेंट फ्लैप, ये आपने प्रोसीजर किया। इनको यूजली जो है वो लोकल कोई एनेस्थेटिक इस तरह का जो है ना वो लाइडोकेन या जाइलोकेन टाइप का भी देते हैं, ताकि बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर जो है वो डेफिकेशन लगाना होता है, वरना इतना पेन होता है कि वो स्टॉप कर देते हैं, उसको जाते ही नहीं है वॉशरूम। हेमोराइड्स जिस तरह इन्होंने बताया था, इंटरनल एक्सटर्नल हो सकते हैं। एक्सटर्नल वाले जो होते हैं उनमें क्या होता है, पेन हो सकता है। ठीक है, इंटरनल वालों में यूजली पेन नहीं होता अनलेस के वो 4 डिग्री स्ट्रेंगुलेटेड ना हो। तो डिग्रीज आपने याद करनी आई हुई हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, इजी ही हैं आपके। सिर्फ जो है वो स्वेलिंग आ रही है खुद ही जो है वो एप्लीकेशन के बाद, सॉरी सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है, वो फर्स्ट डिग्री हो गया। सिर्फ जो है वो आ रही है लेकिन डेफिकेशन के बाद स्पॉन्टेनियसली रिड्यूसेबल है, रिड्यूस हो जाती है, तो दैट इज़ सेकंड डिग्री। अगर हाथ से उसको रिड्यूस करना पड़ता है थर्ड डिग्री, और अगर उससे भी नहीं होती, इरिड्यूसेबल हो गई है, तो फोर्थ डिग्री। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स देख चुके हैं हम, ब्राइट रेड ड्रॉप्स होंगे ब्लड के आफ्टर ड्यूरिंग डेफिकेशन, एनीमिया हो जाएगा क्योंकि चलता ही रहेगा, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। इन्वेस्टिगेशंस क्या करनी होती है, इंस्पेक्शन पे ही आपको पता लग जाता है, DRE कर लो, और मसला तो प्रोक्टोस्कोपी कर लो। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज प्रोक्टोस्कोपी।
ठीक है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं आपके पास इसके लिए? मेडिकल थेरेपी वही वाली है, हाई फाइबर डाइट दे दी, स्टूल सॉफ्टनेस दे दिया आपने, फ्लूइड इंटेक बढ़ा दिया, और डाइट मॉडिफिकेशन बेसिकली। इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, एक स्क्लेरोजिंग एजेंट को आपने का इंजेक्शन कर देना आपने, क्योंकि वेन से हो रही है ब्लीडिंग, तो जो वेन्स हैं वो हो जाएंगी स्क्लेरोज, मतलब ब्लॉक हो जाएंगी ना, श्रिंकेज हो जाएगी उनकी और वो सारा। ठीक है, स्क्लेरोजिंग एजेंट इसमें, हाँ बस यही। ठीक है, रबर बैंड लाइगेशन फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री के लिए यूज़ हो सकती है। जो बेस हो रही होती है ना, जहाँ से वेन आ रही होती है, उसको बड़े ज़ोर से टाई कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली टाई होने की वजह से जो है वो ब्लड सप्लाई ख़त्म, तो जो टिश्यू उसके अगला होगा जहाँ से आपने टाई किया वो खुद ही स्लफ ऑफ हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। फोटो कोएगुलेशन, फोटो लेज़र, लेज़र से आपने कर देना वो। ऑपरेटिव हेमरेक्टमी ओपन हो सकती है, क्लोज हो सकती है। ओपन ओपन में जो है वो आपने क्या करना होता है, हाँ ओपन में जो है वो आपने एक्सीजन करनी होती है हेमराइडल टिश्यू की, और उसको ओपन छोड़ देना हुआ होता है, ताकि सेकेंडरी इंटेंशन से वो खुद ही फिल होकर क्लोज हो जाए। ये हम डिस्कस कर चुके हैं सेकेंडरी इंटेंशन क्या होती है वगैरह, बाकी डिटेल की इसकी ज़रूरत नहीं है आपकी। क्लोज में क्या क्या हो सकता है? वोन को अगर आप क्लोज कर देते हो तो क्लोज हेमराइडेक्टमी है। ठीक है, इसकी टाइप्स के नेम लिखे हुए हैं, मिलिगन मॉर्गन हेमराइडेक्टमी और मॉडिफाइड फर्ग्यूसन एक्सीजन हेमराइडेक्टमी। तो ये आपने, ये उसके पिक्चर के नीचे लिखे हुए हैं, फोटो जो फिगर जो बनी हुई है उसके आपने देख लेना नहीं। और स्टेपल्ड हेमराइडेक्टमी यूजुअली यही परफॉर्म होती है, पीपीएच भी कहते हैं, प्रोलैप्स प्रोसीजर फॉर प्रोलैप्स एंड हेमराइडेक्टमी। तो ये आपने परफॉर्म करनी होती है। इसमें स्टेपलर होता है, वो एक्सीजन भी कर रहा होता है उसी टाइम पे जो है वो स्टेपल्स भी जो है वो कर रहा होता है। ठीक है, एक्सीजन भी खुद ही कर लेता है सर्कुलरली उसकी, और स्टेपल भी कर देता है उसी टाइम पे। ठीक है, स्टेपलर होता है, स्टेपलर हेमरेक्टमी अब ये यूज़ होता है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है हेमरेक्टमी की? यही वाली, मतलब क्या होगा, आप कट कर रहे हो एक तरह से टिश्यू को, तो ब्लीडिंग हो सकती है, पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है। इवन प्रोसीजर के बाद भी जो है ना वो एनल पेन की जो काफ़ी टाइम तक जो है कंप्लेंट रह सकती है पेशेंट को। ठीक है, रिटेंशन ऑफ यूरिन ये हो सकता है लेट स्टेजेस में, स्ट्रक्चर बनेगा, फिशर बनेंगे, इनकॉन्टिनेंस हो सकती है अगर आपने जो है वो स्फिंक्टर को डैमेज कर दिया, और एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है। सारी इन्फेक्शन हैं, ये आपको रट्टा ही लगाना है, तो इतना ख़ास इसमें बात नहीं है। तो ये है, बाकी टाइम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया अपना। कल हम जब JIT स्टार्ट से शुरू करेंगे, फिर एसोफेगस और वो, और फिस्ट्यूला, अगर टाइम बचा तो फिस्ट्यूला इन भी पढ़ लेंगे साथ ही। ठीक है, तो